स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और मैं हिमांशु कश्यप। तो जैसे कि आप जानते हैं हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में बाल विकास के बारे में, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और जिस भी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था मैंने उसी कॉन्सेप्ट की आज हम प्रैक्टिस हम कराएँगे। तो पहले बात कर लेते हैं क्या हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में, एक बार देख लेते हैं ज़रा सा। तो टॉपिक हमारा था बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संरचना, है ना जी। हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? हमने पढ़ा था बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संरचना को पढ़ा था और साथ में हमने जाना था कि अधिगम के सिद्धांत क्या होते हैं। तो वैकल्पिक संरचना क्या होती है कि हम कुछ सीख रहे हैं तो अगर सीखने के लिए हम कई तकनीकी का प्रयोग करते हैं या कहें कई विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैथ्स में अपना आपने देखा होगा बच्चा क्या है कभी चीज़ों को सीखता है तो उसके लिए अगर नहीं सीख पाता है तो कुछ अलग तरीक़ों का प्रयोग करता है, मैथ्स को सॉल्व करने के लिए ट्रिक का प्रयोग करता है। तो ये एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएँ होती हैं, यह वैकल्पिक संरचना होती है जो बच्चों को सीखने में मदद करती है। आगे आपने अधिगम के सिद्धांत पढ़े होंगे जिसमें हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत बताया था, थॉर्नडाइक का था, पावलोव का था, स्किनर का था और गेस्टाल्टवादियों का था, है ना। जो इंपॉर्टेंट हमारे सिद्धांत थे उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो अब हमें ये कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो वो क्लास जरूर लीजिएगा। काफ़ी बेहतर तरीके से हमने दोनों चैप्टर को अच्छे से समझाया हुआ है हमने। तो आगे हम बात करेंगे प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में क्या होंगे भाई? प्रैक्टिस में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिसके माध्यम से हम इस पूरे चैप्टर को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बढ़ते हैं हम प्रैक्टिस पर। हमारा पहला प्रश्न जो होगा भाई, पहला प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा आप लोग। छात्रों को ठीक, शाबाश और बहुत अच्छा कहना है। ये कैसा है भाई? ये शाब्दिक पुनर्बलन है कि अशाब्दिक पुनर्बलन है, या फिर हम कहें ये सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है या नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। तो पहली बात तो आप ये जान गए होंगे कि जो ठीक है, शाबाश है, बहुत अच्छा है, ये एक प्रकार का क्या है? शाब्दिक पुनर्बलन है जहाँ पर हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आगे हमें देखना होगा कि ये किस प्रकार का पुनर्बलन होगा, कि सकारात्मक होगा कि नकारात्मक होगा। देखिए सकारात्मक का तात्पर्य क्या है? जिसको हम जब हमें ये प्रेरणा देते हैं या इस प्रकार का जब हम पुनर्बलन देते हैं तो बच्चों को सीखने में गति मिलती है, बल मिलती है। एक हिसाब से ये पॉजिटिव होता है भाई। क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। अगर नकारात्मक की बात करेंगे तो वहाँ बात आती है किसकी? मना करने की, इनकार करने की, है ना जी। ये होते हैं नकारात्मक होते हैं। तो अगर बात करें शाबाशी की, ठीक की या बहुत अच्छे की, तो ये क्या होता है? ये सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन होता है। यहाँ पर हमारा पहले का तीसरा जो विकल्प होगा ये सही होगा। तो छात्रों को ठीक और शाबाश या बहुत अच्छा आदि प्रेरणात्मक शब्द सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन के उदाहरण है। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन से तात्पर्य यह होता है कि उस होने वाले वाचिक या शाब्दिक परिणाम से व्यवहार को बल प्रदान करता है। ये क्या करता है? ये व्यवहार को बल प्रदान करता है एक सकारात्मक रूप से। यहाँ पर पहले का तीसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 5वीं कक्षा के ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को डैश का संकेत माना जाना चाहिए। मतलब कक्षा 5 का बच्चा है, अगर वो त्रुटि करता है तो हम क्या मान सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो हमारा जो पहला विकल्प है दिया गया है उनकी अधिगम कुशलता में कमी, दूसरा है उनका अधिगम चरण, और तीसरा है उनकी अधिगम अक्षमताएँ, और चौथा हमारा है अधिगम के प्रति उनका अबुद्धता। तो यहाँ पर भाई ये पहला विकल्प होगा, ये पहला विकल्प नहीं होगा क्योंकि ये अधिगम में कमी नहीं होती, कुशलता में कमी नहीं होती। ये एक सूचक होता है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहा है। त्रुटि का आशय ये नहीं होता है कि बच्चा गलतियाँ कर रहा है, इसका मतलब ये होता है बच्चा सीख रहा है, क्योंकि जितना वो गलतियाँ करेगा वो गलतियों से ही सीखने का प्रयास करेगा। तो पहला विकल्प नहीं होगा कि कुशलता में कमी है। दूसरा है उनका अधिगम चरण। तो देखा जाए ये अधिगम का कोई चरण नहीं होता है, अधिगम का ये भाग होता है भाई, है ना जी। कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि त्रुटि क्या है? ये अधिगम का भाग होता है, अधिगम का अंग होता है। ये चरण नहीं होता है कि गलतियां होना अनिवार्य है ना। हम ये कहें कि भाई बच्चा सीख रहा है तो वहाँ पर गलतियां होना अनिवार्य है, अनिवार्य भी नहीं है, स्वाभाविक क्रिया होती है जो कभी कभी हो जाती है और होना जरूरी भी नहीं है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर कोई चरण नहीं होता है, यहाँ पर दूसरा विकल्प भी गलत होगा। तीसरा दिया गया है उनकी अधिगम अक्षमताएँ। भाई अधिगम अक्षमताएँ भी नहीं होती हैं कि बच्चे के अंदर एक कमी पाई जाती है, कमजोरी पाई जाती है, ऐसा भी नहीं है भाई। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं
थोड़ा सा मंद बुद्धि वाले, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके अंदर अक्षमताएँ होती हैं। यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प सही होगा कि अधिगम के प्रति उनकी अबोधता। अबोधता का तात्पर्य ये होता है कि बोध का ना होना, समझ का ना होना, है ना। मतलब बच्चा क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट को सीख रहा है, जिसके बारे में भी सीख रहा है, उसके बारे में उसकी जो समझ है वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाई है। यहाँ पर हमारा दूसरे का चौथा विकल्प क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कह रहा है आंशिक पुनर्बलन भाई क्या है। हमने आपको समझाया था टॉपिक में अच्छी तरीके से, आपको अगर याद होगा तब बता पाएंगे यहाँ पर इसका विकल्प, इसका सही विकल्प क्या होगा। जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ते हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। और तीसरा है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। और चौथा ये है कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो आपको अगर याद होगा, अगर आपने क्लास ली हुई है तो आपको पता होगा ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा क्या होता है, प्रभावी होता है। तो यहाँ पर देखा जाए हमारा जो विकल्प होगा, सबसे बढ़िया हमारा तीसरा विकल्प होगा कि जो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा क्या होता है, अधिक बेहतर होता है, प्रभावी होता है। भाई हम लगातार, अगर हम शाबाशी देंगे, लगातार बच्चे को डांटेंगे, तब भी उसका सीखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, है ना जी। समझ रहे होंगे आप बात को। अगर हम बार बार आपको बात बात पे शाबाश बोलें, बेटा वेरी गुड बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, या बात बात पे आपको डांटें, तो क्या भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं रहेगा आपका कि यार बार बार तो ये वेरी गुड बोल रहे हैं, बार बार हमें डांट रहे हैं, मतलब क्या है, वो बच्चा नील हो जाएगा, है ना जी। तो हमें करना क्या है, हमें आंशिक पुनर्बलन का प्रयोग करना है, जहाँ पर हम बच्चों को पुनर्बलन तो देंगे लेकिन आंशिक रूप से। अगर बच्चा बहुत अच्छा कार्य करेगा तभी हम उसको शाबाशी देंगे, या हम सामान्य क्रियाओं में शाबाशी हम नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प सही होगा कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कह रहा है जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा किए जाने वाली त्रुटियों को कम करता है। यह विचार किसका था, तो भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 वर्ड आए हुए हैं। कौन कौन से, पहला तो अभ्यास आया है और दूसरा आया है त्रुटियाँ। तो भाई आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। जब हम विकल्पों को देखते हैं तो पहला विकल्प हमारा है थॉर्नडाइक, दूसरा है पियाजे, तीसरा है वाटसन और चौथा है हमारा वाइगोस्की। तो आप जानते होंगे कि अभ्यास यानी कि प्रयास, है ना जी, अभ्यास यानी कि प्रयास, और त्रुटि यानी कि गलतियाँ यानी कि भूल। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत यानी प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया था, E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था। तो यहाँ पर चौथे का हमारा पहला विकल्प क्या होगा, सही होगा, है ना जी। आपको याद होगा यहाँ पर क्या किया गया था, स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्स को कनेक्ट किया गया था, है ना जी। तो यहाँ पर हमारा पहला विकल्प सही होगा, E.L. थॉर्नडाइक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती हैं। भाई त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं, हमने बताया था आपको। ये त्रुटियों संबंधित एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये अच्छे से क्लियर करना होगा कि त्रुटियां होती क्या हैं। तो पहला क्या है, योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश। तो भाई यहाँ पर पहला विकल्प ये दिया गया है। दूसरा दिया गया है कि भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता। और तीसरा दिया गया है उनके ज्ञान की सीमा। और चौथा दिया गया है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। तो यहाँ पर देखा जाए भाई, ये जो प्रश्न हमारा है सीटेट पेपर 2 में भी आया हुआ है, DSV में भी आया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। पहली बात तो विकल्पों को हम ध्यान देते हैं। पहला विकल्प हमारा कह रहा है कि योग्यताओं के अनुसार समूह बनाना। भाई हमने पहले ही बताया था आपको कि बच्चों को हमें योग्यता के अनुसार समूह नहीं बनाने हैं कि जो भाई प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो अलग हो जाएँ, जो मंदबुद्धि हैं अलग हो जाएँ, जो सामान्य बच्चे हैं वो अलग हो जाएँ। ऐसा हमें नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो काफ़ी समस्याएं आएंगी। जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं वो तो भाई प्रतिभाशाली रहेंगे, बने रहेंगे और भी सीखेंगे, लेकिन जो बच्चे मंद हैं वो मंद ही रह जाएंगे, है ना जी। तो हमें क्या करना है, बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, ग्रुपिंग की बात नहीं करनी है, हम समूह बनाना नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पहला विकल्प क्या होगा, गलत होगा। दूसरा है भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, कभी भी हमें भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे हमारे लिए समान हैं, हमें किसी भी प्रकार से उनको पढ़ाना है, लेकिन भले ही हमें वैकल्पिक विधियों का, वैकल्पिक अवधारणाओं का प्रयोग करना है, कुछ अलग चीज़ों का प्रयोग करना, लेकिन पढ़ाना हमें बच्चों को वही चीज़ें हैं। विधियाँ हमारी अलग हो सकती हैं लेकिन कॉन्सेप्ट अलग अलग नहीं होगा, ठीक है जी। तो दूसरा वाला विकल्प भी हमारा गलत हो गया। तीसरा भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज्ञान की सीमा।
इसको भी काट दीजिए भाई, ये भी हमारा गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि ज्ञान की सीमा नहीं होती है, ज्ञान व्यापक होता है। हमें भी कभी भी किसी बच्चे का ज्ञान सीमित नहीं करना है। तो जहाँ पर भी सीमा की बात होती है, सीमित की बात होती है, वो निगेटिव वर्ड होता है, हम उस विकल्प को हम तुरंत ही काट देंगे। लेकिन चौथा विकल्प जो दिया गया काफ़ी बढ़िया है, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। तो त्रुटियाँ क्या होती हैं? एक प्रकार की आवश्यक उपचारात्मक त्रुटियाँ होती हैं, युक्तियाँ होती हैं, इसके माध्यम से बच्चों की जो कमियाँ हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प सही होगा। आपने देखा होगा कितनी आसानी से इन सवालों का हम हल कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। बस करना क्या है, आपको ध्यान ये देना है कि हमें सही विकल्प नहीं ढूंढना है, हमें गलत विकल्प ढूंढना है। ठीक है, जो गलत होते रहेंगे उनको हम काटते रहेंगे और अंत में हमारा सही विकल्प जो होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, एक विद्यार्थी कहता है, क्या कहता है भाई? उसका दादा आया है भाई, उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी भाई? बच्चा गलती कर रहा है बोलने में, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला है, दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। हम अध्यापक हैं, हमने बच्चे से बोला कि भाई दादाजी आए, ये मत बोलो, ये बोलो दादाजी आए हैं। क्या ये सही है? दूसरा देखते हैं, बाकी सारे विकल्प देखते हैं हम। दूसरा बोला है, अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। हम बच्चों से कहेंगे क्या भाई? अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। तीसरा है, अच्छा आपके दादाजी आए हैं। और चौथा है, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो भाई चौथा विकल्प तो ऐसे ही गलत हो गया। मैंने बताया था आपको, हमें बच्चे को कभी गलत नहीं बताना है कि आप गलत हो, सुधारना है, लेकिन हमें गलत नहीं बोलना है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प तो गलत हो गया। पहला क्या है, दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को हम सिखा रहे हैं बेटा आपको ये नहीं बोलना है, ये बोलना है। हम सिखाएंगे तो नहीं सीखेगा बेटा, जब वो बच्चा तभी सीखेगा जब वो खुद व्यवहार में लाएगा। ठीक है, तो अगर हम अध्यापक हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बच्चों को हमें बोलना है कि बेटा समय से आओ, तो समय से वो कब आएगा? जब हम खुद समय से आएंगे, है ना जी। तो अगर हम अध्यापक हैं, तो अगर हम चीज़ों को सही बोलेंगे या हम सही काम करेंगे तो बच्चा भी उन काम को दोहराएगा, अनुकरण करेगा और सीखेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बच्चे का जो तीसरा विकल्प होगा सबसे बढ़िया होगा कि अच्छा आपके दादाजी आए हैं। अब बच्चा जान जाएगा कि हाँ, यहाँ पर हमें ऐसे बोलना चाहिए, हमें दादाजी बोलना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि दादाजी दादा आया है। समझिए होंगे आप लोग। हमें क्या करना है, जो बच्चों को सिखाना है वो खुद को व्यवहार में हमें ढालना पड़ेगा, तभी बच्चों को हम अच्छी तरीके से सिखा पाएंगे। यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प हमारा सही होगा। दूसरा नहीं होगा, हम बच्चों को ये नहीं कहेंगे कि अपनी भाषा को सही कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा दूसरा विकल्प सही होगा। भाई छोटा बच्चा है, प्राथमिक स्तर का है, हमें उसको डांटना नहीं है, समझाने का प्रयास करना है। बढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। भाई किस बात पर निर्भर करता है देखते हैं हम। तो पहला हमारा दिया गया है कि अध्यापिका की मनोदशा, कि अध्यापिका जो है उनकी मनोदशा कैसी है। दूसरा है कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार क्या है। और तीसरा है बच्चे के निष्पादन का स्तर। और चौथा है बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। तो भाई पहला जो दिया गया हमारा विकल्प कि अध्यापिका की मनोदशा, भाई हमें अध्यापिका की मनोदशा से क्या लेना देना है, हमें बच्चों को तो सारा सहारा देना है भाई, है ना जी। तो यहाँ पे बच्चे का हम निष्पादन को देखते हैं कि अगर बच्चे को हम सहारा दे रहे हैं तो उसको सहारा कितनी आवश्यकता है सहारा की, है ना जी, कि थोड़ा सिखा देंगे सीख जाएगा कि बहुत सिखाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हम बच्चे का निष्पादन का स्तर देखते हैं कि बच्चा कैसे चीज़ों को प्रस्तुत कर पा रहा है ना जी, उसकी बुद्धि बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है। यहाँ पर हम बच्चे को निष्पादन के स्तर को देखते हैं। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा, अध्यापकों की मनोदशा को नहीं देखते हैं हम। कार्य के प्रस्तावित पुरस्कार की तो बात ही नहीं होती, पुरस्कार नेगेटिव वर्ड होता है, हम बच्चों के पुरस्कार की बात करते ही नहीं हैं। और नैसर्गिक योग्यताएँ क्या होती हैं, जो जन्मजात मिलती हैं, प्राकृतिक होती हैं, तो इनके बारे में हम बात नहीं करते हैं, है ना जी। तो यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प सही होगा, बच्चे के निष्पादन का स्तर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त होगा। बात हो रही बच्चों की त्रुटियों की, यह हम ध्यान देते हैं। तो पहला विकल्प है गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। क्या ये सही होगा? बाकी विकल्प देखते हैं फिर बताते हैं हम आपको। तो दूसरा हमारा है बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड देना चाहिए ताकि वे गलतियां ना दोहराएं। तो भाई ये तो विकल्प गलत हो गया, हमने बताया था आपको, हम बच्चों को दंड तो देना ही नहीं है भाई, ठीक है। तीसरा विकल्प देखते हैं भाई, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है बच्चे गलतियाँ करते हैं क्योंकि उनमें
विचार करने की क्षमता नहीं होती, ये गलत है बच्चे, ये भी गलत हो गया बेटा, क्योंकि बच्चे के अंदर विचार करने की क्षमता होती है, वो भी सीख सकता है, वो भी सोच सकता है। तो यहाँ पर ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। अब अंतिम विकल्प देखते हैं हम। बच्चों की जो गलतियाँ होती हैं एक खिड़की के समान होती हैं, एक झरोखे के समान होती हैं, और यह जानने के लिए वो किस प्रकार सोचते हैं। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, किस प्रकार से सोच रहा है, ये बात होती है त्रुटि की। यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प क्या होगा, ये सबसे बढ़िया होगा कि जो बच्चा है, बच्चे की जो गलतियाँ होती हैं खिड़की के समान होती हैं, झरोखे के समान होती हैं। यह जानने के लिए आवश्यक होती है कि बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं। अर्थात बच्चों की गलतियों से बच्चों की मानसिक क्षमता का निर्धारण कर सकते हैं तथा उन्हें सही प्रतिपुष्टि देकर, सही फीडबैक देकर उनकी गलतियों को हम दूर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है आजकल बच्चों की अवधारणाओं को वैकल्पिक अवधारणाएं या वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति बनी हुई है, इसे क्या कहा जा सकता है। तो आप जानते होंगे कि बच्चे की जो धारणाएं होती हैं वो गलत नहीं होती हैं, वो एक प्रकार की वैकल्पिक होती हैं। भाई वैकल्पिक अवधारणाएं क्या होती हैं कि बच्चे के जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसके बारे में उसकी समझ नहीं है, बच्चा अबोध है ना, पर्टिकुलर टॉपिक को लेके वो अबोध है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि बच्चों की जो धारणाएं हैं वो वैकल्पिक धारणाएं हैं। जैसे कि हमने आपको ईवीएस में एक प्रश्न पढ़ाया था, आपको याद होगा कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक कटोरे से पानी सोख रहा है। अब बच्चों से पूछा जाता है कि पानी ये सोख रहा है कि क्या हो रहा है, तो बच्चे यहाँ पर बोलते हैं कि सर पानी जो है सर भगवान ने पी लिया, भगवान ने गायब कर दिया, या फिर कटोरे ने पी लिया। तो अलग अलग अवधारणाएं थी। तो जो अवधारणाएं होती हैं ये गलत अवधारणा नहीं होती हैं, ये बच्चों की एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं होती, क्योंकि उनकी समझ है इतनी विकसित नहीं हो पा रही है कि वो चीज़ों को सही तरीके से जान जाएं। तो ये बात होती है वैकल्पिक धारणाओं की। अब बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, पहला विकल्प है हमारा पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच बड़ों से भिन्न होती है। दूसरा है बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के लिए प्रति निष्क्रिय रहना। तीसरा है बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का प्रयोग करना। और चौथा है बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये जो चौथा विकल्प होगा इसका सही होगा कि जो बच्चे भी हैं प्रौढ़ों की तरह यानी कि बड़ों की तरह सोच सकते हैं। इनका सोचना प्रौढ़ों की तरह ही होता है, अलग नहीं होता है ना जी। तो बच्चे के अंदर भी सोचने की शक्ति होती है, वो भी चीज़ों को सोच सकता है। तो यहाँ पे चौथा विकल्प सही होगा। बच्चों को हमें निष्क्रिय नहीं रखना है, व्याख्या नहीं करवानी है मनोहारी शब्दों के द्वारा। यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इसमें से कौन सा कथन सर्वाधिक होगा। भाई बच्चे गलतियां कर रहे हैं, अब हमें देखना होगा कि सबसे बढ़िया जो कथन है कौन सा होगा। पहला है बच्चों का बुद्धि निम्न स्तर का है या बच्चों की बुद्धि निम्न स्तर की है। तो भाई बच्चों की जो बुद्धि होती है निम्न स्तर की नहीं होती यहाँ पर, तो पहला विकल्प ही हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ये विकल्प हमारा सही हो सकता है ना जी। आगे देखते हैं, तीसरा है बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करें। तो ये गलत हो गया भाई, बच्चों की सीखने में रुचि होती है, हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों की सीखने में रुचि नहीं है। चौथा क्या है बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया भाई, हमें बच्चों को प्रोन्नत तो करना ही है भाई। तो यहाँ पर देखा जाए भाई सबसे बढ़िया विकल्प क्या होगा, दूसरा विकल्प होगा। अगर बच्चा गलती कर रहा है इसका मतलब क्या है उसकी संकल्पना जो है अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, हमें उसको पढ़ाना है उसको दोबारा अच्छी तरीके से और अपनी शिक्षा विधियों को हमें परिवर्तित करना होगा, है ना जी। अगर परिवर्तित करेंगे तभी बच्चा चीज़ों को सीख पाएगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा विकल्प क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। भाई बच्चा लगातार गलतियां कर रहा है, हमें क्या करना है, जरा ध्यान देते हैं हम। तो पहला विकल्प हमारा है कि अनुदेशन कार्य या फिर समय सारणी तथा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना। भाई बात तो सही है यहाँ पर, अगर हम बैठने की व्यवस्था में, समय सारणी में, कार्यों में परिवर्तन लाएंगे तो शायद बच्चा गलतियां करना कम करते। दूसरा क्या है पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया भाई, है ना जी। ये तो
हमें करना ही नहीं, हमें बच्चों को सिखाना है, अपनी विधियां परिवर्तित करनी है। ये नहीं कहना है बेटा पढ़ाई छोड़ो, बेकार ये सब है ना जी, बाद में पढ़ाएंगे हम, ऐसा नहीं करना है यहाँ पर। ये विकल्प हमारा गलत हो गया। तीसरा क्या है, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्रचार से बात करनी चाहिए। भाई हमें प्रधानाचार्य से बात नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी है, शिकायत नहीं करनी है। भाई हम अध्यापक हैं, हमें बच्चों को सिखाना है। हमें यहाँ पर जो तीसरा विकल्प दिया गया ये भी गलत हो जाएगा। हम जो बात है हम खुद समझाएंगे बच्चों को कि क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं। हम अध्यापक से या उनके माता पिता से शिकायत नहीं करेंगे। यहाँ हमारा तीसरा विकल्प गलत हो जाएगा। चौथा क्या है कि गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा के बाहर खड़ा कर देना चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो गया भाई। तो यहाँ पर देखा जाए हमारा तो 11वें का सबसे बढ़िया जो विकल्प होगा हमारा पहला वाला होगा कि जो हमारा अनुदेशन है, कार्य है, समय सारणी है और बैठने की व्यवस्था है उसमें परिवर्तन किया जाए, शायद बच्चा गलतियां कम करे और सीखने का वो प्रयास करे। यहाँ पर हमारा पहला विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब होती है जब हम, भाई बच्चे की बात हुई प्रोग्रेस की, प्रगति की, कि बच्चे के सीखने में प्रगति कब होती है, अब कब होती है, हम ध्यान देते हैं। तो पहला है उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। तो भाई हमने बताया था आपको कि बेटा आकलन करना सही है लेकिन नियमित रूप से जांच करना, आकलन करना गलत हो जाएगा, है ना जी। हम पर डे बच्चे से कहें बेटा जो आपका टेस्ट होगा, फिर हमने कल कहा बेटा आपका टेस्ट होगा, पर डे आप बार बार हम टेस्ट लेंगे तो बच्चा तो बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि रोज रोज टेस्ट ही हो रहा है, रोज हमारी जांच ही कर रहे हैं अध्यापक, है ना जी। तो यहाँ पर हमें पहला वाला विकल्प को नहीं देखना है। लेकिन देखिएगा दूसरा विकल्प जो इससे बेहतर है। क्या बेहतर है भाई? बेहतर इसलिए क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ हम सुधारात्मक कदम उठाएं। भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये बढ़िया है, क्योंकि बच्चों की हम जांच भी कर रहे हैं, साथ में हम उनकी गलतियों में सुधार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए हमारा दूसरा विकल्प सही हो सकता है। तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं। तो तीसरे में कहा गया है बच्चों को नियमित रूप से गृहकार्य दें। तो भाई हमें बच्चों को पर डे होमवर्क नहीं देना है, नियमित रूप से होमवर्क नहीं देना, बच्चा क्या होगा, परेशान हो जाएगा या आंतरिक रूप से थक जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प गलत हो गया। चौथा क्या है, बच्चों को नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराना। पर्टिकुलर गतिविधियां आयोजित करा के बच्चों की गलतियों को हम दूर नहीं कर सकते, बच्चों को सिखा नहीं सकते, बच्चों की सीखने में प्रगति हम नहीं कर सकते। तो देखा जाए यहाँ पर हमारा दूसरा विकल्प सही होगा कि बच्चों को अगर हमें प्रोग्रेस करनी है, उनकी प्रगति करनी है अधिगम में, तो हम क्या करेंगे, बच्चों को जो सिखा रहे हैं उसकी हम जांच करने के साथ साथ उनकी गलतियों को सुधारने का भी हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो 13 कह रहा है, 13 भाई क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। भाई ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इजी भी है। तो भाई राजू ने खिड़की के बाहर तूफान देखा, ठीक है जी। तूफान को देखता है और बिजली क्या होती, बिजली कड़कती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। अब बार बार यह घटना जो हो रही बार बार हो रही है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है, ठीक है जी। अब राजू बिजली के गर्जना सुनकर उछलने लगता है। तो राजू का जो उछलना है सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है, जरा देखिएगा। पहला हमारा है शास्त्रीय अनुबंधन, दूसरा हमारा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, चौथा है हमारा प्रयत्न एवं भूल का अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो भाई बहुत ही इजी प्रश्न है। भाई पहले क्या हुआ, भाई पहले तो तूफान आया, ठीक है जी, तूफान आया तो बिजली कड़की। अब बच्चे ने सीख लिया है कि अगर तूफान आएगा तो बिजली कड़केगी, और बच्चे को जब शोर सुनता है तो वो उछलने लगता है, ठीक है जी। तो तूफान का बिजली के साथ एक कनेक्शन हो गया, एक अनुबंधन हो गया है, और उसके साथ बच्चा है क्या करता है, उछलता है, एक अनुक्रिया करता है। ये बात हो गई। आगे दिया गया है कि बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। मतलब कि क्या है, अब यहाँ पर बिजली कड़क रही है लेकिन तूफान यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है जी। बिजली कड़कती है, बच्चा क्या करता है, बच्चा फिर से उछलने लगता है। तो ये क्या है भाई, जो हमारा सिद्धांत होगा ये हमारा पहला वाला सिद्धांत होगा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। आपको याद होगा कि इसमें क्या किया गया था, पहले एक स्वाभाविक जो क्रिया थी वो कराई गई थी, उसको स्वाभाविक क्रिया से अस्वाभाविक क्रिया को जोड़ा गया था। जैसे कि हमने सिखाया था आपको, कुत्ते को पहले भोजन दिया गया, है ना जी, कुत्ते को पहले भोजन दिया गया, उसके बाद भोजन दिया गया तो उसकी लार का श्रावण होना इस प्रारंभ हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद भोजन के साथ साथ कुत्ते को घंटी बजाई गई और घंटी से उसको जोड़ दिया गया, जिसके पश्चात उसकी लार आना प्रारंभ हो जाती थी। यहाँ पर क्या किया, भोजन अस्वाभाविक था,
है ना जी, अस्वाभाविक क्रिया थी, एक स्टिमुलस था हमारा। ऐसे ही हमारा यहाँ पर घंटी के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया गया, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, शास्त्रीय निबंधन सिद्धांत होगा जो कि पावलोव ने दिया था। तो देखा जाए यहाँ पर हमारा पहला विकल्प ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर तूफान अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा अब जान गया है कि बिजली कड़केगी, है ना जी, तो बच्चा उछलना प्रारंभ करता है। बढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बढ़िया है। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल दी है, ठीक है। तो लड़की की माँ उससे उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार फर्श में प्रवेश करती है, मतलब घर में प्रवेश करती है, तो कोट को हाथ पर रख कर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह किसका उदाहरण है भाई? तो ये जो उदाहरण है भाई, पहला विकल्प है श्रृंखलागत अधिगम, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया का अधिगम, और तीसरा है प्रत्यय अधिगम, और चौथा है इसमें से सभी। तो भाई ध्यान दीजिएगा, ये जो अधिगम होगा हमारा, ये उद्दीपन अनुक्रिया का अधिगम होगा, क्योंकि जब माता जी ने उनको उद्दीपन दिया है, क्या किया, उनको डांट दिया है, तब वो समझ गई है कि हमें ये कार्य नहीं करना है क्योंकि ये गलत है ना जी। तो बच्चे ने यहाँ पर सीख लिया है, एक उसके सामने एक क्या हुआ, एक स्टिमुलस आया जिसके माध्यम से उसने क्या किया, वहां पर एक रिस्पॉन्स दिया, है ना जी। तो यहाँ पर देखा जाए भाई, यहाँ पर हमारा दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। अब बढ़ते हैं हम अंतिम प्रश्न की ओर, काफी बढ़िया प्रश्न होगा, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अंतिम प्रश्न हमारा है एनसीएफ का। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण है। किस कारण भाई गलतियां महत्वपूर्ण होती है, ध्यान देते हैं हम। तो पहला है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो भाई ये विकल्प तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गलतियों से बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि बच्चा आप उत्तीर्ण हो गए हैं और अनुत्तीर्ण हो गए हैं, पास हो गए हैं या फेल हो गए हैं। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है यह अध्यापक को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। तो ये भी गलत हो गया भाई, क्योंकि ये डांटने का तरीका नहीं होता है। तीसरा ये है कि यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ये विकल्प सही होगा, क्योंकि ये बच्चे की क्या होती है, अंतर्दृष्टि होती है, बच्चे की समझ होती है, जिसके माध्यम से हम जानते हैं कि बच्चा गलती कर रहा है और सीखने का प्रयास कर रहा है। चौथा विकल्प क्यों नहीं होगा भाई? बोला गया है यहाँ यह कक्षा में कुछ बच्चों के हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। ये तो है नहीं कि भाई आधे बच्चे फेल हो गए, इनको बाहर कर दिया जाए। यहाँ पर चौथा विकल्प भी गलत हो जाएगा। हमारा जो विकल्प होगा यहाँ पर, हमारा तीसरा विकल्प यहाँ पर सही हो गया भाई। तो ये हमारे जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के टॉपिक के, ये कंप्लीट हो गए हैं। तो सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा एक बार हमें लाइक करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, है ना। तो जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको क्लासेस की सभी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे। धन्यवाद।